अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम एक और सीरीज़ के साथ हाज़िर हैं और इंशाल्लाह ये स्टूडेंट्स के लिए भी होगी और नॉर्मल पर्सन्स के लिए भी होगी। और इस सीरीज़ में हम आपको इंशाल्लाह मेडिसिन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जो आम पर्सन्स हैं उनको भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में थोड़ी सी हवा हो जाएगी, और जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मुश्किल होती है मेडिसिन्स के बारे में, इंशाल्लाह उनकी भी एक रिकॉल हो जाएगी और उनको भी एक प्रॉपर जो है वो लेक्चर मिल जाएगा एक मेडिसिन का। तो आज हम जिस मेडिसिन को लेके आए हैं वो मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है कि जब भी एक होम्योपैथ स्टूडेंट कॉलेज में जाता है तो सबसे पहले स्टूडेंट को जो मेडिसिन पढ़ाई जाती है, सबसे पहले जिस मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है वो वाली मेडिसिन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जिस तरह सिलेबस में, होम्योपैथी के सिलेबस में सीक्वेंस वाइज मेडिसिन जाती हैं, उसी सीक्वेंस के साथ मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन आपको देते रहें साथ साथ। तो आज की जो मेडिसिन है जो हमने डिस्कस करनी है उसका नाम है एकोनाइट नेपेलेस। एकोनाइट किंगडम प्लांटी से ताल्लुक़ रखती है जो कि रेनकुलाई फैमिली से बिलोंग करता है। ये एक प्लांट है जिसकी मेडिसिन जो है वो बनाते हैं। अब जैसे आपको पता है कि कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो स्पेसिफ़िक बीमारी के बारे में नहीं है, हमेशा वो सिम्टम से रिलेट करती है। हम अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बताते हैं और होम्योपैथी का प्रिंसिपल भी यही है कि हमेशा सिम्टम बेस्ड जो है ये ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी डिज़ीज़ बेस्ड नहीं है। तो इसी तरह एकोनाइट की कुछ सिम्टम्स हैं ख़ास। हर मेडिसिन की, होम्योपैथी की जो मेडिसिन है उसकी एक ख़ास सिम्टम होती है जिसकी वजह से वो पहचानी जाती है। वो एक ख़ास सिम्टम किसी भी और मेडिसिन में नहीं पाई जाती। ये इतना मुश्किल नहीं और इतना आसान भी नहीं, लेकिन डिफ्रेंशिएट जो है वो इसी बेस पे होता है कि हर एक जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है उसकी एक ख़ास सिम्टम है जो किसी और मेडिसिन में नहीं पाई जाती। वैसे तो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होती हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन में, लेकिन एक ख़ास सिम्टम ज़रूर होती है जो किसी और मेडिसिन में नहीं पाई जाती। अब ये एक डॉक्टर का काम है कि उसको किस तरह रिलेट करता है। तो आज एकोनाइट के बारे में हम पढ़ेंगे कि एकोनाइट की जो सबसे मेन सिम्टम है उसमें आता है कि फ़ियर और एंजाइटी। एकोनाइट के पेशेंट जो है वो फ़ियर, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और सडननेस, ये चीज़ें एकोनाइट में बहुत पाई जाती हैं। जो एकोनाइट का पेशेंट होता है उसको फ़ियर बहुत ज़्यादा होता है। आप यहाँ तक कह सकते हैं कि एकोनाइट का जो पेशेंट है बाज़ औक़ात उसकी ये सिचुएशन होती है कि उसको फ़ियर भी ख़ास आप कहेंगे फ़ियर ऑफ डेथ, उसको अपनी डेथ का बहुत खौफ होता है और बाज़ औक़ात जो अपनी मरने का वो दिन है वो भी प्रेडिक्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी दिन फ़ौत हो जाएगा, लेकिन पेशेंट ये अज्यूम कर लेता है और उसको ये लगता है कि मैं फ़लाँ वक्त के दौरान फ़लाँ हालत में, या कोई भी वो एक टाइम को ख़ास कर लेता है कि जी फ़लाँ टाइम में फ़लाँ वक्त में मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। उसको इस हद तक खौफ आ जाता है और ये बहुत परेशान होता है जो एकोनाइट का पेशेंट होता है। रेस्टलेसनेस भी बहुत ज़्यादा होती है, इसको बहुत बेचैनी होती है, ये एक जगह पे सुकून से नहीं बैठ सकता, तंग जगह में नहीं बैठ सकता। अगर इसको कभी तंग जगह में बैठना पड़ जाता है या किसी रश वाली जगह में जाना पड़ जाता है, अगर इसको हैवी ट्रैफिक है और इसको रोड क्रॉस करनी पड़ गई है तो काफ़ी परेशानी में आ जाएगा। इसकी मतलब बेचैन सी इसकी जो है वो सूरत हाल होगी। एकोनाइट में सडननेस और शिद्दत, इन दो चीज़ों को आपने ज़रूर अपने माइंड में रखना है। कभी भी पेशेंट को कोई भी अगर मसला, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि ठंडा गर्म कुछ लग गया, एकदम से सर्द गर्म हो गया इंसान, तो एकदम से उसकी तबीयत ख़राब होगी। जब हम कहते हैं कि अभी तो ठीक था और एकदम उसको कोई भी मसला लाहक हो गया, तो यही एक सडननेस। और दूसरा वो जो भी मसला आएगा वो शिद्दत के साथ आएगा, वो ये नहीं कि एक माइल्ड सिचुएशन में होगा, वो शिद्दत का होगा और एकदम जो पेशेंट है वो परेशान हो जाएगा और या खौफ भी कह सकते हैं, परेशानी भी कह सकते हैं, उसमें मुब्तला हो जाएगा। तो ये एक मेन चीज़ है एकोनाइट के सिम्टम में कि सडननेस, अचानक से बीमारी का आ जाना और एक्यूट कंडीशन में आना, ये एक मेन सिम्टम है एकोनाइट की। इसके अलावा
एकोनाइट इन्फ्लेमेशन में बहुत अच्छा काम करती है। इन्फ्लेमेशन हम किसे कहते हैं? मेडिकली फील्ड में अगर इसको मैं इन्फ्लेमेशन को डिस्क्राइब करूं तो इन्फ्लेमेशन जिस जगह पे होगी उस जगह पे रेडनेस होगी, क्योंकि वहाँ पे रश ऑफ ब्लड हो जाता है। सेकंड चीज़, जब रश ऑफ ब्लड होगा तो वो ऑब्वियसली वो हिस्सा जो है वो बॉडी का गर्म हो जाएगा, तो वहाँ पे वो हिस्सा हॉट भी होगा। एक रेडनेस होगी, दूसरा वो हिस्सा हॉट होगा। तीसरी चीज़ वहाँ पे स्वेलिंग भी होगी। इन्फ्लेमेशन नॉर्मली हम समझते हैं इसका तर्जुमा ही यही है कि स्वेलिंग हो जाना, लेकिन आपने इन चीज़ों को तमाम को मद्देनज़र रखना है कि वो हिस्सा रेड भी होगा, गर्म भी होगा, उसमें स्वेलिंग भी होगी, उस जगह पे पेन भी होगी, और लास्ट चीज़ जो आती है वो उसका लॉस ऑफ एक्शन हो जाएगा, वो हिस्सा प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। तो ये 5 चीज़ें नॉर्मली पाई जाएंगी तो हम इसको इन्फ्लेमेशन कंसीडर करेंगे, और हर इन्फ्लेमेशन में एकोनाइट सजेस्ट नहीं करेंगे। आपने इन्फ्लेमेशन के साथ वो जो पुरानी चीज़ें हैं उनको ज़रूर ख़्याल में रखना है कि सडननेस होगी और एक्यूटनेस होगी। फ़र्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है उसमें एकोनाइट बेहतरीन काम करती है। अगर इन्फ्लेमेशन जो है वो वक्त गुजार चुकी है और उसको अगर सेकंड या थर्ड स्टेज की इन्फ्लेमेशन है तो फिर दूसरी मेडिसिन आएंगी, लेकिन फ़र्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में हमेशा जो है वो एकोनाइट ही सजेस्ट करें, ये बहुत अच्छा काम करती है। तो ये चंद चीज़ें थी जो हमने आपको एकोनाइट के बारे में बताई। वैसे तो जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि जब हम मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं तो एक काफ़ी लंबी सी फहरिस्त होती है मेडिसिन की। मेडिसिन के बारे में जो उसकी इन्फॉर्मेशन है उसकी काफ़ी लंबी फहरिस्त है, और हर एक मटीरिया मेडिका कुछ ना कुछ चेंज है और वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन हम उस डीप इन्फॉर्मेशन में नहीं जाएंगे कि एकोनाइट सर के साथ क्या करती है, स्टमक के साथ क्या करती है, वो एक डीप रिलेशंस हैं। अगर आप कभी भी मटीरिया मेडिका पढ़ें, सपोज़ एक मशहूर जैसे मटीरिया मेडिका है बोरक मटीरिया मेडिका, तो उसमें कभी भी अगर आप उसको नीचे स्पेसिफ़िक अगर ऑर्गन्स की तरफ जाते हैं तो उससे पहले एक पैराग्राफ लिखा होता है। वो पैराग्राफ उस मेडिसिन का आप कह सकते हैं पूरा निचोड़ है। उस पैराग्राफ में अगर आप उस पैराग्राफ को समझ गए हैं तो आप उस मेडिसिन को अच्छी तरह समझ गए हैं। तो हम हमेशा अपनी मेडिसिन में जो है वो बहुत कंसाइज़ करके इसको इंशाल्लाह आप तक लेके आएंगे, और उस पैराग्राफ से ही मुकम्मल निचोड़ निकाल के कोशिश करेंगे कि मेडिसिन को आसान करके आप तक जो है वो लेके आएँ। तो अब जितनी भी हमने चीज़ें की हैं उसको सम अप करते हैं और लेके आते हैं कि एकोनाइट के पेशेंट में फ़ियर होगा, और ये फ़ियर जो है वो डेथ का हो सकता है, ये बहुत चांस है। बल्कि एकोनाइट को इसी चीज़ से डिस्क्राइब किया जाता है कि फ़ियर ऑफ डेथ है पेशेंट को। सेकंड चीज़ एंजाइटी होगी, और ये भी हाई लेवल की एंजाइटी होगी, नॉर्मल एंजाइटी नहीं होगी। और रेस्टलेसनेस होगी, बहुत बेचैन होगा पेशेंट, सुकून से नहीं बैठेगा, कभी इधर कभी उधर। अगर रात को सो भी रहा है तो बार बार करवट चेंज करेगा, एक जगह पे बैठ नहीं सकेगा, एक जगह पे खड़ा नहीं हो सकेगा। जैसे आप देखते हैं कि कुछ बंदे होते हैं वो एक जगह खड़े होकर फ़ोन कॉल भी नहीं कर सकते, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं, एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते। तो ये इसको हम जो है वो रेस्टलेसनेस कहेंगे। और ये नहीं कि आप ये तमाम चीज़ें देखने बैठ जाएं कि जी फ़ियर भी हो, एंजाइटी भी हो, रेस्टलेसनेस भी हो, उसके बाद इन्फ्लेमेशन भी हो। ये एक चंद चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी अगर इस शिद्दत की पाई जा रही है, सडननेस और एक्यूटनेस के साथ पाई जा रही है, तो एकोनाइट वहाँ पे बेहतरीन मेडिसिन जो है वो होगी। अब इसके साथ साथ हम हर मेडिसिन का एक केस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसकी मदद से आपको वो आसानी से समझ आ जाएगी। उसके बाद हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे, जहाँ पे हम आपको कुछ बीमारियों के साथ एक्सप्लेन करके बताएंगे कि किन किन बीमारियों में एकोनाइट दी जा सकती है, जिससे आपको समझने में मदद मिलेगी। मैं फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ कि आपने ये नहीं कि अगर पेशेंट को वो बीमारी है तो वो मेडिसिन फट से दे देनी, लेकिन इन मौक़ों पे एकोनाइट दी जा सकती है। आपने इसकी जो मेन सिम्टम्स हैं उनको माइंड में ज़रूर रखना है। एक केस डिस्कस करते हैं। हमारे टीचर एक केस सुनाया करते थे अपने क्लिनिक का, कि एक दफ़ा कह रहे हैं कि मैं क्लिनिक बंद करके निकला और पेशेंट एक मेरे पास आया, तो बल्कि सॉरी अभी बंद कर रहा था, पेशेंट आया और वो कहता है डॉक्टर साहब मेरा ख़ुदकुशी का दिल कर रहा है, मैं बस अपने आप को मारने लगा हूँ।
मुझे बहुत खौफ है और बस मैं अभी खुदकुशी करने लगा हूँ। और वो क्लिनिक उनका रेलवे स्टेशन के पास था और वो बताते हैं कि जिस दौर की ये बात है उस दौर में कोई फेंस वगैरह भी नहीं हुआ करती थी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने उसको एकोनाइट 1M जो उसकी कंडीशन थी काफ़ी शिद्दत मुझे लग रही थी, तो मैंने कहा ये ऐसे ही बात कर रहा है। तो मैंने फिर भी एहतियातन एकोनाइट 1M में उसको एक डोज दे दी और उसको मैंने साथ ये बात कह दी कि जा अब मुझे खुदकुशी करके दिखा दे। कहते हैं मैंने बहुत जो है ना वो बड़हम के साथ, कहते हैं दावे के साथ मैंने कहा कि जाओ अब ये काम करके दिखाओ। तो मैंने 1M की एक डोज़ दे दी उसको, कहा कि जाओ अब खुदकुशी करके दिखा दो और मैं क्लिनिक बंद करके अपने घर आ गया। लेकिन कहते हैं रास्ते में मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत कर दिया। अगर वो पेशेंट गुस्से में आके या चिड़चिड़ाहट में आके वाक़तन ख़ुदकुशी करने चला गया तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। लेकिन कहते हैं मुझे मेडिसिन पे भरोसा भी था। वो पुराने टीचर्स में आते हैं जो कि बिल्कुल क्लासिकल होम्योपैथी करते हैं, उसके अलावा कभी भी कम्बिनेशन वगैरह की तरफ नहीं जाते। तो कहते हैं मुझे बहुत यकीन था मेडिसिन पे, अल्लाह की ज़ात के बाद मेडिसिन पे पूरा भरोसा था। तो मैंने बहुत दावे के साथ जो है वो मेडिसिन दी थी। लेकिन अब मुझे दिल में खटका लग रहा था कि यार कहीं ये ना हो कि जो पेशेंट जो है वो वाकई जो है ख़ुदकुशी की तरफ चला गया हो। कहते हैं मैंने बहुत मुश्किल से वो दिन गुजारा। नेक्स्ट डे जब मैं क्लिनिक गया तो मेरे क्लिनिक के बाहर वो पेशेंट जो है वो चहलकदमी कर रहा था। तो कहते हैं वो पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब आपने कल मेरी जान बचा ली। तो कहते हैं मुझे सुकून भी हुआ और इत्मीनान भी हुआ। उसके बाद मैंने ये काम तो कभी नहीं किया, लेकिन उस दिन मैं एकोनाइट के उस जादू से, उस करिश्मे से ज़रूर आगाह हुआ कि वो पेशेंट बिल्कुल इस सिचुएशन में था कि बस मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा और मैं जा रहा हूँ। लेकिन एकोनाइट 1M की उस डोज से उसके माइंड में एकदम रिलैक्समेंट आई, जो है पुरसुकून हो गया और जो उसका ये इरादा था उसने वो इरादा भी तर्क कर दिया। तो ये एक छोटा सा केस था मेरे लिए, काफ़ी एक्साइटमेंट थी। जब हमने एकोनाइट पढ़ी थी तो हमारे टीचर ने हमें ये केस बताया था, तो मेरा दिल था कि मैं इसको आपके साथ जो है वो शेयर करूं। तो ये एकोनाइट जो होम्योपैथी की मेडिसिन है ये यहाँ तक काम करती है, लेकिन अगर आपने सही रेमेडी सजेस्ट की है तो। अब हम बात करते हैं उन पॉसिबल केसेस की जिसमें एकोनाइट दी जा सकती है। ये सिर्फ चंद केसेस हैं आपको समझाने के लिए। सिर्फ हम चंद केसेस ज़िक्र करेंगे आपके साथ ताकि आपको समझ आ सके कि एकोनाइट किन किन केसेस में दी जा सकती है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को बहुत गर्मी का जैसे मौसम चल रहा है, इंसान बाहर गया है और अंदर आके जब वापस वो इंसान घर आया तो उसने ठंडा पानी पी लिया या गर्म सर्द हो गया, एकदम एसी में बैठा हुआ था और बाहर गर्मी में चला गया तो ठंडा गर्म हो गया, तो एकदम उसकी तबीयत ख़राब हुई है, तो आप उसको फ़ौरन से एकोनाइट दें। नॉर्मली एकोनाइट 30 पोटेंसी में एक अच्छा जो है वो रोल अदा करेगी, इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी। 30 पोटेंसी नॉर्मल स्टार्टिंग में काफ़ी है, तो आप उसको एकोनाइट दें। ये ठंडे गर्म की जो बीमारी है उसमें बहुत अच्छा किरदार अदा करेगी। फिर अगर किसी भी किस्म का खौफ है इंसान को, उसमें भी ये बहुत अच्छा किरदार अदा करेगी। फ़ीवर एकदम आपको हो गया या एकदम अचानक खांसी लग गई है, इसमें फिर वही चीज़ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सडननेस, इस चीज़ को आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। किसी भी बीमारी में कोई भी इंसान को मसला पेश आया है, अभी वो अपनी इनिशियल स्टेजेस में है, उसमें आप एकोनाइट सजेस्ट कर सकते हैं। वो छोटी से छोटी बीमारी भी हो सकती है, वो मसला बड़े से बड़ा भी हो सकता है, वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो एक मामूली सी खांसी और बुखार भी हो सकता है। अगर वो अब मसला अपने इनिशियल स्टेजेस में है, अभी पेशेंट को वो चीज़ आई है, तो आप उसमें एकोनाइट सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने फ़ियर की बात की, तो किसी को स्पीच का खौफ है। अक्सर इंसान होते हैं कि अकेले में तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अगर जब स्पीच करने जाते हैं या एक हुजूम के सामने उनको बात करनी पड़ती है तो उनमें एक खौफ की सी कैफियत आ जाती है, उनसे बोला ही नहीं जाता। तो इस सिचुएशन में आप जो है पहले स्पीच करने से पहले एकोनाइट 30 की एक डोज़ ले सकते हैं, जिससे आपको आपकी हिम्मत वापस लाने में काफ़ी मेन किरदार अदा करेगी। इसके अलावा किसी को पैनिक अटैक आ जाता है एकदम,
उस सिचुएशन में भी जो एकोनाइट है वो बहुत अच्छा किरदार अदा करेगी। इन्फ्लेमेशन हो गई है किसी भी किस्म की, तो आप फ़ौरन फर्स्ट स्टेजेस में इन्फ्लेमेशन की, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, आप जब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझेंगे कि इन्फ्लेमेशन चाहे इंटरनली हो, अगर आपने डायग्नोस कर लिया है, चाहे एक्सटर्नल आपको इन्फ्लेमेशन नज़र आ रही हो, इन्फ्लेमेशन की फ़र्स्ट स्टेजेस में आप एकोनाइट सजेस्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज़, होम्योपैथी की मेडिसिन में एमेलियोरेशन और एग्रीवेशन एक मेन चीज़ है जो कि आपको रेमेडी सजेस्ट करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है, तो आपने इसको भी हमेशा मद्देनज़र रखना है। और जो एकोनाइट का पेशेंट होता है उसको खुली हवा बहुत अच्छी लगती है। जब भी वो ताज़ा हवा में, खुली हवा में, खुले मौसम में जाता है तो उसको जो अपनी मसाइल हैं या अपनी परेशानियाँ हैं वो हमेशा उस थोड़ा सा रिलीफ़ जो है वो फ़ील करता है। ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि जब भी एकोनाइट का पेशेंट ओपन एयर में जाएगा तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन वो रिलीफ़ फ़ील करेगा। और एग्रीवेशन एकोनाइट के पेशेंट की हमेशा शाम और रात के वक्त बहुत ज़्यादा होती है। ऊंची आवाज़ में साउंड ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी ख्वाहिश होती है कि आवाज़ जो है वो मध्यम रहे, और ख़ास कर रात और शाम के वक्त में जो है वो जो भी इसके सिम्टम्स हैं या मसाइल हैं वो शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। गर्म कमरे में इसकी जो सिम्टम्स हैं वो एग्रीवेट हो जाती हैं, उनमें बीमारी में या जो भी पेन है उस टाइम वो ज़्यादा हो जाएगी गर्म कमरे में। अगर अफेक्टेड साइड है, नॉर्मली जो है वो लेफ़्ट साइड जो है वो अफेक्ट होती है, या राइट साइड पे भी बहुत अच्छा ये रोल प्ले करती है अगर राइट साइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको। लेकिन अफेक्टेड साइड, जो भी अफेक्टेड साइड है पेशेंट की, अगर उस तरफ करवट लेके पेशेंट लेटता है तो उससे भी इसकी बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। इसकी अगर दर्द है तो वो भी ज़्यादा हो जाएगी, या कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो वो भी ज़्यादा हो जाएगी। हमेशा दूसरी साइड, जिस साइड में प्रॉब्लम नहीं है, उस करवट लेटना जो है ये पेशेंट पसंद करेगा। अगर हम खाने पीने की बात करें तो जो खट्टी और कड़वी चीज़ें हैं, जैसे कि अल्कोहल कह सकते हैं या अल्कोहल टाइप जो चीज़ें हैं, वो उनकी क्रेविंग होती है एकोनाइट के पेशेंट को। जो नॉर्मल या जनरल फूड है उससे ये अवॉइड करता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी मेडिसिन एकोनाइट के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर जिनको नहीं पता उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ गई होगी, जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिकॉल हो गया होगा। आपने ज़रूर, ख़ासकर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमें ज़रूर कमेंट में ये बताना है कि उनको हमारी वीडियो कैसी लगी, कि उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ या नहीं। अगर कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें, हम इंशाल्लाह उस पर वर्क करेंगे और आपके सामने बेहतर से बेहतर करके मेडिसिन लेके आएंगे। इसी तरह हम जो मेन सिम्टम्स हैं ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। मेन जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि आजकल का दौर चल रहा है, हमेशा पेशेंट भी वो हरी में होता है कि बस हमें अभी मेडिसिन खाइए और आराम आ जाए। तो इंशाल्लाह हम उसी तरह मेडिसिन को जो है वो काफ़ी कंसाइज़ करके आपको समझाते रहेंगे। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कुछ ऐड करना है तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ हाज़िर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।